हेलो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद जेएस कश्यप। आज 30 नवंबर है और आज हम 30 नवंबर के करंट अफेयर्स देखने वाले हैं। साथ ही साथ हम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में भी जानेंगे और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो हम 30 नवंबर का इतिहास जानते हैं। 1731 में आज के ही दिन चीन में भूकंप आया था, जिसमें आपका ये तस्वीर है आपके भूकंप की। उस समय तबाही जो हुई थी और उसमें लाखों लोग आपके मारे गए थे। तो ये आपका चाइना में आया था। ये आपका चाइना की बीजिंग में आया था। चाइना की बीजिंग राजधानी है अभी, और ये यहाँ पर आया था। और उसके अलावा देखते हैं तो 1858 में हमारे जो साइंटिस्ट थे जगदीश चंद्र बसु, इनका जन्म हुआ था 30 नवंबर 1858 में, और इनकी डेथ हुई थी 23 नवंबर 1937 को। और इन्होंने हाथ पे पौधा उगाया था और इन्होंने बहुत सारे सिद्धांत दिए थे। क्रेस्कोग्राफ का भी इन्होंने आविष्कार किया था। आगे देखते हैं तो 1872 में आज पहला जो इंटरनेशनल फुटबॉल मैच खेला गया था इंटरनेशनली ऑफिशियली। उसके अलावा 1965 में डॉल्स जो म्यूजियम है नई दिल्ली में, वो इस्टेब्लिश किया गया था। जो किसके द्वारा किया गया था? कार्टूनिस्ट के शंकर पिल्लई के द्वारा। उसके अलावा 2000 में मिस वर्ल्ड बनी थी आपकी प्रियंका चोपड़ा, वो आज के दिन ही बनी थी 30 नवंबर को। तो हम शुरू करते हैं पहला प्रश्न। ये हमारे कुछ इम्पोर्टेंट जो इवेंट्स थे वो हमने कवर किए। तो पहला प्रश्न है आपका, भारत में कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज पॉलिसी, इस फ्रेमवर्क का उद्घाटन किसने किया है? इम्पोर्टेंट है, इसको शॉर्ट में CCUS भी बोलते हैं, ठीक है। क्या? कार्बन कैप्चरिंग यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज पॉलिसी। तो आपके ऑप्शन हैं सूचना और प्रसारण मंत्रालय, नीति आयोग, अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस या गृह मंत्रालय। आंसर हो जाएगा नीति आयोग, ठीक है। नीति आयोग के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो ये आपकी मीटिंग हुई है, तो इसमें ये फोटो है इसका, कार्बन कैप्चरिंग स्टोरेज उस जो पॉलिसी फ्रेमवर्क का। इसके बारे में बात करते हैं तो नीति आयोग ने इसको रिलीज किया है रिपोर्ट को। तो इसमें क्या बताया गया है कि जो कार्बन कैप्चरिंग यूटिलाइजेशन स्टोरेज फ्रेमवर्क जो लॉन्च किया गया है, इसके साथ में एक डिप्लॉयमेंट मैकेनिज्म भी लॉन्च किया गया है। और इसमें बोला है हम कार्बन को जो उत्सर्जन है उसको कम करेंगे, ठीक है। इंश्योर किया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ इन इंडिया, पार्टिकुलरली फॉर प्रोडक्शन ऑफ क्लीन प्रोडक्ट एंड एनर्जी, ठीक है, लीडिंग टू आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में हम ये कदम है हमारा। और हमने जो टारगेट सेट किए हैं, हमने टारगेट सेट किया है कि हम जो नॉन फॉसिल वेस्ट एनर्जी है सोर्सेस हैं उसको 50% तक हम कम कर देंगे। 2000 आपका इसमें नहीं लिखा है मैंने, 2050 तक आपका ये कम किया जाएगा। और 45 जो % है वो आपका 2030 तक कम किया जाएगा, ठीक है। हमने जो मोदी जी है उन्होंने एक नेट जीरो की जो पॉलिसी थी अपने, हमने बोला है कि हम 2070 तक हम लोग कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे। मतलब जितना हम एनवायरनमेंट में छोड़ेंगे उतना हम अवशोषित भी करेंगे, ठीक है। तो 2070 तक हमने ये टारगेट किया है जीरो कार्बन प्रोडक्शन का। अगर देखा जाए तो कार्बन प्रोडक्शन के मामले में हम लोग तीसरे नंबर पे हैं। सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करने वाली जो कंट्री है चाइना नंबर 1 पे है, दूसरे पे USA और तीसरे नंबर पे भारत है। तो हमें फोकस करना है हमारी गवर्नमेंट को, इसीलिए ये पॉलिसी इन्होंने लेके आए हैं CCUS, कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज, ठीक है। अगर हम नीति आयोग के बारे में बात करते हैं तो इसकी जो स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। और इसके जो अध्यक्ष हैं वो प्राइम मिनिस्टर रहते हैं। तो अभी वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, तो ये इनके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। इसके उपाध्यक्ष जो डॉक्टर सुमन बेरी जी हैं, और इसके CEO मुख्य कार्यकारी अधिकारी आपके परमेश्वरन अय्यर हैं। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका नीति आयोग। सूचना प्रसारण मंत्रालय की बात करेंगे तो इसके जो आपके मंत्री हैं वो हो जाएंगे आपके अनुराग सिंह ठाकुर। अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस भारत में है, गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। और उसके अलावा आपके गृह मंत्रालय, अमित शाह आपके गृह मंत्री हैं वर्तमान में। अगला प्रश्न है, हाल ही में दुनिया की पहली इंट्रानेजल वैक्सीन यानी नाक से दी जाने वाली वैक्सीन है, उसने किसने लॉन्च की है? ऑप्शन हैं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, भारत बायोटेक,
जायडस कैडिला या फाइजर, भारत बायोटेक। ठीक है, तो ये भारत बायोटेक एक हैदराबाद की कंपनी है। ये आपकी वैक्सीन है इंट्रानेजल, इसका नाम है इनकोवैक, आई छोटा है इसमें, इनकोवैक। ठीक है, ये इसका नाम दिया गया है। और इसमें क्या है, एक स्प्रे किया जाएगा इसको नाक में, तो ये जो कोविड का है जो आपका वायरस है उसके खिलाफ ये काम करेगी। ठीक है, और इसको अभी DGCI से मंजूरी मिल गई है और इसको इमरजेंसी मंजूरी मिली है, इमरजेंसी यूज के लिए इसको दिया गया है। तो इसको भारत बायोटेक ने बनाया है। आपको पता होना चाहिए भारत बायोटेक ने एक और जो आपकी कोविड वैक्सीन बनाई थी उसका नाम आपका कोविशील्ड है। तो ये यूज की जाती है SARS-CoV-2 वायरस के लिए। SARS की हमने फुल फॉर्म भी यहाँ देख लेते हैं, सीवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। जो इम्पोर्टेंट वैक्सीन की बात करते हैं तो सबसे पहले जो वैक्सीन आई थी स्पुतनिक B वैक्सीन आई थी, उसके बाद इसका लाइट वर्जन भी आया और इसको रसिया ने डेवलप किया था। ठीक है, और ये फर्स्ट वैक्सीन थी कोविड के लिए। एस्ट्राजेनेका की बात करते हैं तो ये एस्ट्राजेनेका ही नाम की कंपनी है और एक्सपोर्ट को भी बोला है, और उन दोनों ने मिलकर के इसको तैयार किया था और ये UK की है, यानी इंग्लैंड की है। मॉडर्ना वैक्सीन को अमेरिका में तैयार किया गया था, मॉडर्ना की कंपनी है, मॉडर्ना नाम से इन्होंने वैक्सीन को तैयार किया था। अगर फाइजर कंपनी की बात करते हैं या जो बायोनटेक कंपनी जो आपकी वैक्सीन है, तो इसको इसी नाम की कंपनी ने इसको डेवलप किया था। ठीक है, और ये कंपनी आपकी USA की कंपनी थी, USA, और आपकी जो ये कंपनी है जर्मन कंपनी बायोटेक्नोलॉजी कंपनी बायोनटेक, इसने और USA कंपनी फाइजर दोनों ने मिलकर इसको तैयार किया था, फाइजर को। ठीक है, और अगर सिनोफार्म और सिनोवैक की बात करते हैं तो ये दोनों जो है आपकी ये चाइना ने डेवलप की थी, वहाँ से तो ये पूरा वायरस फैला ही था वुहान से, और ये दो जो वैक्सीन थी ये चाइना ने विकसित की हैं। और ये जो कोवैक्सीन वैक्सीन है वो भारत बायोटेक ने आपकी विकसित की है। और उसके अलावा जो कोविशील्ड है, अभी मैंने पीछे रॉन्ग बोल दिया था, कोविशील्ड आपकी जो सीरम इंस्टीट्यूट पुणे ने विकसित की है, जो आधार पूना वाले इसके मालिक हैं। और जायकोव डी ये आपकी फर्स्ट DNA वैक्सीन है भारत में, इसको जायडस कैडिला ने विकसित किया है, ये भारत की है। और कोवावैक्स जो वैक्सीन है इसको भी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे ने विकसित किया है। और एक नोवाजोविड वैक्सीन है, इसको नोवावैक्स कंपनी ने विकसित किया है। ठीक है, ये बाहर की कंपनी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वैक्सीन है जो हमने स्टडी की अभी। तो इस प्रश्न का तो सही आपका आंसर हो जाएगा भारत बायोटेक, और कहने कहाँ की कंपनी है, स्टार्ट आपकी कंपनी हैदराबाद की है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में 2018 से 20 तक आपको बताना है कि मातृत्व मृत्यु दर क्या है, मतलब जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है आपका वो क्या है। जब भी मतलब बच्चे का जन्म होता है तो कभी डेथ हो जाती है कभी कभी, तो उसको रेट बताना है। ऑप्शन से आपके 130 प्रति लाख, यानी प्रति 1 लाख की बात की गई यहाँ पर, या 97 प्रति लाख, 70 प्रति लाख, या 67 प्रति लाख। आपका 97, 97 इज योर राइट आंसर। ये आपके आंकड़े दिए गए हैं 2014 से 16 तक जो आंकड़े थे उसमें 130 थी, उसके बाद 15 से 17 में आपकी 122 थी, 2016 से 18 में आपकी 113 थी, 17 से 19 में आपकी 103 थी, और अभी वर्तमान में 2018 से 20 तक जो आपकी 97 है। और गवर्नमेंट का टारगेट है कि इसको 70 पे लेके आना है। आपके इसमें मातृत्व मृत्यु दर में गिरावट आई है। 2014-16 में ये जो 130 थी और इसको अभी जो वर्तमान में 97 रह गई है, 2018 और 20 में 97। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका जो 2030 तक लक्ष्य दिया गया वो 70 लेके आना है आपका, यानी 70 1 लाख जो मतलब डिलीवरी की जाएंगी कम से कम, और उस पर आपकी 70 से ज़्यादा डेथ नहीं होनी चाहिए। इसके लिए बहुत सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं। इसके लिए आपका शुरू से ही उनका ध्यान रखने के लिए रजिस्ट्रेशन करने से लेके बहुत सारे जो वैक्सीन हैं वो फ्री करके रखी हैं। अगर इसमें स्थायी विकास का लक्ष्य हासिल करने में जो राज्य हैं आपके 8 हो गए हैं, और इसमें केरल में ये जो सबसे ज़्यादा है, मतलब सबसे ज़्यादा सफलता जो मिली है केरल में मिली है। उसके बाद महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु हैं। और जो स्वास्थ्य मंत्री आपके मनसुख मंडाविया ने कहा है कि सरकार की जो योजनाएं हैं उनसे ये उपलब्धि हासिल हुई है। ठीक है, तो ये मंत्री हैं आपके मनसुख मंडाविया, स्वास्थ्य मंत्री।
प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 97। ठीक है, 97 प्रति 1 लाख। और जो टारगेट है आपका 2030 तक वो है आपका 70, मतलब 70 से भी कम हम लाने की कोशिश करेंगे। अभी हमारा टारगेट 100 तक था तो हमारा 97 हो गया है। अगला प्रश्न है आपका, अंतर्राष्ट्रीय जगुआर दिवस कब मनाया जाता है? यहाँ जगुआर कार भी गाड़ी भी होती है आपकी, और यहाँ पर जो जगुआर है आपका एनिमल है, एक वाइल्ड कैट है। आपको बताना है ये कब मनाया जाता है। सही आंसर हो जाएगा आपका 29 नवंबर। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर है। ये आपका वाइल्ड काइट है, एक तरीके से तेंदुए जैसा दिखता है लेकिन ये एक्चुअल तेंदुआ नहीं है। ये आपका वाइल्ड जो एक कैट है, एक बिल्ली की प्रजाति है जो अमेरिका में पाई जाती है। और अभी जो नेशनल राष्ट्रीय जो प्राणी उद्यान है आपका, नेशनल जूलॉजिकल पार्क न्यू दिल्ली, वहाँ पर इस डे को सेलिब्रेट किया गया है। तो ये 29 नवंबर को मनाया जाता है हर साल। ठीक है, तो इंटरनेशनल जो डे है वो रेज अवेयरनेस इसके बारे में फैलाने के लिए, जो इसके खतरे हैं और जो भी इसकी स्थिति है उसके बारे में मतलब सर्चर करने के लिए इसको, इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। और ये अमेरिका में ये पाई जाती है, और ये वाइल्ड कैट की प्रजाति है, मतलब जंगली जो बिल्ली है उसकी एक प्रजाति है। ये जंगली बिल्ली की प्रजाति है, तेंदुआ नहीं है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका 29 नवंबर। प्रश्न है आपका, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जो मंकी पॉक्स है उसको क्या नाम दिया है? अभी मंकी पॉक्स बीमारी काफ़ी चर्चा में चल रही है, कोविड के बाद ये आ गई थी जिसमें बॉडी पे दाने दाने हो जाते हैं। आपको बताना इसका नाम क्या दिया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा एम पॉक्स, यानी मंकी को शॉर्ट करके इन्होंने एम बोल दिया है। क्योंकि अभी जो मंकी पॉक्स जानकारी थी क्यों दिया गया है, से आपको ये वायरस है इसका, और ये ऐसे इस पे दाने हो जाते हैं, उससे भी ज़्यादा खतरनाक दाने हो जाते हैं बॉडी पे, पूरी बॉडी पे, चेहरे पे, पूरी बॉडी पे होते हैं। तो मंकी पॉक्स को अभी एम पॉक्स माना जाएगा, ये डब्ल्यू ने बोला है। और इसमें क्यों दिया गया है, क्योंकि बहुत सारे लोग ना इसका गलत गलत भद्दा भद्दा सा नाम, इसको मतलब अलग अलग भाषा में अलग अलग नाम दे रहे थे। तो इसका मतलब बहुत जगह विरोध भी हो रहा था, इसके लिए इसको, इस सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अभी सोमवार को इन्होंने इसको मतलब नाम दिया है। और ये सबसे पहले जो ये टॉपिकल डिसीज है, ये जूनोटिकल डिसीज भी है। आपको जूनोटिकल पता होना चाहिए। जूनोटिकल मतलब जो जानवरों से मनुष्यों में बीमारी फैलती है उनको जूनोटिकल डिसीज कहा जाता है। और ये सबसे पहले सेंट्रल और वेस्ट अफ्रीका में हुई थी, लेकिन धीरे धीरे अभी ये बाकी के देशों में भी पहुंच गई है। और अभी वर्तमान में इसके लगभग 80,000 से भी ज़्यादा केस चर्चा में आए हैं, जिसमें 55 लोगों की डेथ हुई है और लगभग 110 कंट्रीज से अफेक्टेड है, मतलब 110 देशों में ये फैल चुकी है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा एम पॉक्स, यानी मंकी पॉक्स। शॉर्ट कर दीजिए इसको, एम को यहाँ से मंकी में हटा के एम लिख दीजिए और पॉक्स तो सेम रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? अच्छा क्वेश्चन है आपका, ये पूछा जाता है क्योंकि अभी इसकी तैयारी चल रही है, इसलिए क्वेश्चन मैंने यहाँ पर ऐड किया है। ऑप्शन है असम, मेघालय, त्रिपुरा या नागालैंड। तो ये देखते हैं, नागालैंड में जो आपका ये आपका 23rd आपका हॉर्नबिल फेस्टिवल होगा 2022 का, जो कि 10 दिन का एक त्यौहार रहता है, यानी 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक इसको मनाया जाएगा। और इसमें जो चीफ गेस्ट हैं आपके वाइस प्रेसिडेंट हैं जो अभी जगदीप धनगर जी, ये इनको चीफ गेस्ट इसमें बनाया गया है। ये फेस्टिवल को इनॉग्रेट करेंगे। हम कुछ इम्पोर्टेंट फेस्टिवल की बात करते हैं तो वांगला जो फेस्टिवल है मेघालय में मनाया जाता है, जो मेघालय से हमने मैप दिया है, यहाँ पर रॉन्ग हो गया थोड़ा सा। तो मेघालय में आपका वांगला फेस्टिवल मनाया जाता है। बथुकम्मा, जिसको फूलों का त्यौहार, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, बथुकम्मा त्यौहार ये तेलंगाना में मनाया जाता है। संगाई फेस्टिवल कुछ दिन पहले ही पढ़ाया था मैंने, मणिपुर में मनाया जाता है। पोंगल फेस्टिवल आपका तमिलनाडु, देखिए यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा फर्क है, पोंगल आपका तमिलनाडु में मनाया जाता है, जबकि अट्टुकल जो पोंगल है वो आपका केरल में मनाया जाता है। अट्टुकल पोंगल है, ओणम है आपका, ओणम बोलते हैं जिसको, केरल में मनाया जाता है। और लोसांग जो आपका फेस्टिवल है वो सिक्किम में मनाया जाता है। अगर लोसार आ जाएगा तो लद्दाख हो जाएगा, लोसांग आपका सिक्किम में है। बाकी के जो फेस्टिवल हैं आपके वो मैं नेक्स्ट कभी बताऊंगा आपके, किसी दिन पूरी क्लास ही बना दूंगा फेस्टिवल पे, तो उसमें आप सारे देख लीजिएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका नागालैंड। नागालैंड की कोई राजधानी मुझे इसमें कमेंट सेक्शन में बता सकता है तो बता दीजिए। तो अगला प्रश्न है आपका, संयुक्त HADR
अभ्यास समन्वय 2022, यानी आपको बताना है जो एक्सरसाइज हुई है HATR समन्वय 2022 ये कहाँ आयोजित की गई है। आगरा उत्तर प्रदेश, रानीखेत उत्तराखंड, जैसलमेर राजस्थान या कच्छ की खाड़ी गुजरात। इस प्रश्न का सही आंसर है आपका आगरा उत्तर प्रदेश, यानी ताज नगरी आगरा। एक्सरसाइज हुई है जिसको इंडियन एयरफोर्स और भी जो इसमें कुछ आपके मतलब ये ब्रांचेस रही हैं आर्मी की, उन्होंने इसको एक्सरसाइज को आगरा में आपका आयोजित किया है। कुछ डिजास्टर रिलीफ जो एक्सरसाइज है आपकी ये आपदा से मतलब राहत दिलाने के लिए, इसका नाम है समन्वय 2022, ठीक है। और ये 2 दिन के लिए आयोजित की गई थी 28 से 30 नवंबर तक, और ये एयरफोर्स स्टेशन आगरा में आयोजित की गई है। सही आंसर हो जाएगा आगरा, यानी समन्वय कहाँ होगा, आगरा में होगा। अगला प्रश्न है हाल ही में पैरा स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर। अच्छा क्वेश्चन है। अभी जो आपके नेशनल स्पोर्ट अवार्ड दिए गए हैं उसमें इनको पैरा स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर किसे दिया गया आपको बताना है। अवनी लेखरा, शरद कमल, श्रेय कादयान या प्रमोद भगत। आंसर है अवनी लेखरा, और ये शूटर हैं, शूटिंग करती है लेखरा जी हैं, और इन्होंने पैरालंपिक में 2 मेडल जीते थे, ठीक है। ये जो पैरालंपिक हुआ था आपका अभी टोक्यो 2020 में जो पैरालंपिक हुआ था, इसमें इन्होंने 2 मेडल जीते थे। एक आपका गोल्ड जीता था और एक ब्रॉन्ज जीता था। तो अभी इसमें और कुछ ये जो फिक्की ने इसको आयोजित किया है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फिक्की की फुल फॉर्म है। इसमें जो पूर्व रणजी क्रिकेटर हैं सरकार तलवार, इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है इनको, यानी सरकार तलवार। उसके अलावा जो श्रेय कादयान है इनको स्पेशल स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर दिया गया है, ये स्पेशल मतलब बोला गया है इसको। उसके अलावा आपके कोच हैं RV रमेश, और उनको अवार्ड दिया गया है, उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है, ठीक है। और फीमेल में इनको बेस्ट जो फीमेल है, बेस्ट मेल कोच में आपके RV रमेश हैं, और बेस्ट जो फीमेल कोच हैं वो आपकी नोनिता लाल कुरैशी जी हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा अवनी लेखरा, यानी 2 वर्ल्ड की आपकी पैरालंपिक मेडल विजेता हैं ये आपकी। अगला प्रश्न है आपका मरियम जो वेबस्टर डिक्शनरी है उसने 2022 का वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना है। ऑप्शन से आपके परमाक्राइसिस, ओमिक्रॉन, होमर या गैस लाइटिंग। आंसर हो जाएगा गैस लाइटिंग, ठीक है। आपका परमाक्राइसिस की बात करते हैं तो ये कैम्ब्रिज डिक्शनरी जो आपकी है उसने आपका ये परमाक्राइसिस को चुना था, और जो होमर है आपका परमाक्राइस जो होमर है आपका उसको आपकी अभी कुछ दिन पहले दूसरी डिक्शनरी है उसने चुना था, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संविधान के किस अनुच्छेद में है। आपको ऑप्शन है आर्टिकल 19, आर्टिकल 22, आर्टिकल 21 या आर्टिकल 20। आर्टिकल 19, और ये बहुत बार पूछा जाता है। अभी कुछ दिन पहले आंदोलन भी हो रहे दिल्ली में अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के ऊपर, ठीक है। तो आपका जो आर्टिकल है 19 वो हमें स्पीच और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, यानी बोलने की और कुछ भी एक्सप्रेस करने की स्वतंत्रता देता है। और उसमें कुछ शर्तें हैं आपकी कि जो आपकी स्वतंत्रता क्या बोल सकते हैं, ये शांतिपूर्वक और इस निरायुध मतलब बिना आपके हथियार के एकत्र होने की, बिना लड़ाई के मतलब एकत्र होने की स्वतंत्रता भी इसी में बात की गई है। किसी संघ या सहकारी समिति के गठन का अधिकार भी इसी में बताया गया है। भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या स्वतंत्र रूप से भ्रमण, यहाँ रॉन्ग हो गया है, भ्रमण लिख गया है, भ्रमण मतलब घूमने का जो अधिकार है वो भी आपको इसमें दिया गया है, ठीक है। भ्रमण हो जाएगा ये, ठीक है। और भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में आप रह सकते हैं, बस सकते हैं, उसका भी अधिकार आपको इसमें दिया गया है। और आप कोई भी मतलब काम कर सकते हैं, कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, ये आपका सब बताया गया आर्टिकल 19 में, ठीक है। कभी कभी पूछ लिया जाता है जो ये 19 करके 1 दिया जाता है, 19(1)(a), ठीक है। ये आपका प्रेस की स्वतंत्रता भी इसी में दी गई है आर्टिकल 19(2) में।
आर्टिकल 20 देखते हैं, तो 20 में क्या है, संविधान का अनुच्छेद जो आर्टिकल 20 है वो अपराधों से लिए दोष सिद्धि के संबंध में सुरक्षा देता है। मतलब आप कोई अगर अपने काम मतलब दोष किया है, आपने कुछ क्राइम किया है, तो उसके लिए आपको क्या क्या आपके पास कानून आपके लिए अप्लाई होंगे। तो उसमें बोला गया है कि कोई भी पुराना जो कानून है, कोई पुराना कानून है जो अब ख़त्म हो गया है, तो उसके लिए किसी ऐसे कार्य को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है जो समय अपराध किए जाते समय वो कानून नहीं बना है। और अगर हम अभी जो नियम है उसके अकॉर्डिंग ही उसको दंड दिया जाएगा। और एक मतलब कांड में या एक क्राइम में एक ही दंड की बात की गई है इसमें, और इसके लिए अलग अलग जगह अलग अलग मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, एक ही जगह मुकदमा चलाया जा सकता है। हाँ, जब उसका फैसला हो जाएगा तो हम इसको अपील कर सकते हैं किसी दूसरे कोर्ट में, मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है। और कोई भी अपने आप को साक्षी नहीं बनाने के लिए बाध्य नहीं कर सकता, किसी को भी अपने स्वयं के विरुद्ध साक्षी बनाने के लिए बाध्य नहीं, मतलब कोई भी अपने के खिलाफ अपने को गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। अगर हम अनुच्छेद 21 की बात करते हैं तो ये प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है, मतलब सबकी अपनी स्वतंत्रता है, किसी के भी हम प्राण नहीं ले सकते हैं। कोई भी जब भी हमारे आपातकाल लगते हैं तो सारी स्वतंत्रताएं आपको हनन हो जाती हैं, लेकिन जो आर्टिकल 21 है इसको हनन नहीं किया जा सकता, मतलब किसी को आप मार नहीं सकते, किसी के प्राण नहीं ले सकते। तो ये आर्टिकल 21 में बताया गया है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। इसी में एक आर्टिकल आता है आर्टिकल 21A, जिसमें आपको बोला गया है आपका 21A रहता है, जिसमें आपको सबको अनिवार्य शिक्षा है, जो आज से लेकर 14 साल के बच्चे हैं उनको अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है आर्टिकल 21A में। आर्टिकल 22 में कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नज़रबंदी के विरुद्ध संरक्षण आपका आर्टिकल 22 है कि जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे गिरफ्तारी के कारणों के बारे में बताया जाता है, मतलब जितना जल्दी होगा उतना जल्दी उसको बता दिया जाएगा आपको, मतलब इसको वारंट बोलते हैं ना, कि वारंट इशू किया जाता है आपको क्यों गिरफ्तार किया गया है। तो कोई भी गिरफ्तार जो व्यक्ति होता है उसको 24 घंटे के भीतर जो निकटतम आपका मजिस्ट्रेट कोर्ट रहता है उसमें पेश किया जाता है, और FIR करने के बाद ही उसको गिरफ्तार किया जाता है। ठीक है। हम आज का जो संगठन देखने वाले हैं वो IMF है आपका, यानी IMF के बारे में हम बात करेंगे आज। IMF की फुल फॉर्म देखते हैं तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है आपका, और इसमें सदस्य आपके 190 सदस्य हैं IMF में। और IMF को स्थापित किया गया था 1944 में, जो UN कॉन्फ्रेंस हुआ था, ब्रेडन वुड्स सम्मेलन इसको नाम दिया गया है, ब्रेडन वुड्स सम्मेलन अमेरिका में हुआ था। इसमें इसको फाउंड किया गया था, इसको और विश्व बैंक दोनों को इसको फाउंड किया गया था। जब एक ही संगठन लिया था इसलिए विश्व बैंक के बारे में नहीं जानेंगे। इसका काम क्या है कि ये फाइनेंस प्रोवाइड कराता है, ये मतलब लोगों को जो कंट्री है उनको मतलब पैसे देता है, लोन देता है, वो अपने डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए, जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको फेस करने के लिए, ये सपोर्ट करने के लिए। ठीक है। तो ये मतलब बहुत कम जो इंटरेस्ट होता है उस पर ये पैसे देता है देशों को जो फाइनेंशियली वीक है या जिनमें कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, उसके लिए इसकी एक यूनिट है जिसको SDR कोई करेंसी नहीं है, ये इसकी यूनिट है। इसको SDR को जो फुल फॉर्म है स्पेशल ड्राइंग राइट्स, कभी कभी पूछ लिया जाता है, और पूछ लिया जाता है कि IMF की इकाई क्या है, तो आपका आंसर हो जाएगा SDR। ठीक है। और SDR को जो आपको ये आपका इंटरनेशनल असेट है, और इसको बनाया गया था 1969 में, यानी 1969 में इसको बनाया गया था IMF के द्वारा। भारत इसका एक संस्थापक सदस्य है, यानी फाउंडर मेंबर है IMF का, तो हम इसमें मेंबर हैं, इसमें जाहिर सी बात है। और अगर रिपोर्ट देखते हैं कौन कौन सी रिपोर्ट जारी करता है IMF, तो इसमें 2 रिपोर्ट इंपॉर्टेंट हैं, ग्लोबल फाइनेंशियली स्टेबिलिटी रिपोर्ट और ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक। ये आउटलुक है, इसको भी ये जारी करता है आपका IMF। तो स्थापना तो मैंने बता दी 1944 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में है, जो कि USA में है। और वर्तमान में जो आपकी सेक्रेटरी जनरल है, यानी जिसकी हेड है, वो क्रिस्टलिना जॉर्जीवा है। तो ये कुछ करंट अफेयर्स थी। हम कुछ न्यूज़ देखते हैं। तो आपका वन लाइनर में हम देखते हैं, तो अभी जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, उन्होंने आपके राष्ट्रपति भवन में आपको राष्ट्रीय खेल और साहसिक पुरस्कार प्रदान किए हैं। उसके अलावा आपको मैंने अभी बताया था अवनी लखेरा को भी पुरस्कार मिला है, आपका पैरा जो स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर, तो उसको उनको अवार्ड दिया गया है। कुश्ती जो कोच हैं राज सिंह, और मुक्केबाजी जो कोच है मोहम्मद अली कमर, इनको द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया है। द्रोणाचार्य जो मतलब उनको दिया जाता है जो सिखाते हैं। पैरा शूटिंग कोच सोमा सिद्धार्थ सिरूर और कुश्ती कोच सुजीत मान को भी
4 पुरस्कार से नवाजा गया है। इसके अलावा बैडमिंटन के जो प्लेयर हैं आपके लक्ष्य सेन और एच.एस. प्लेयर है, इनको अर्जुन अवार्ड दिया गया है। अर्जुन अवार्ड टोटल 25 लोगों को दिया गया है। ठीक है, आपको ये संख्या देख लेना है। और इसके अलावा इसमें शतरंज खिलाड़ी प्रज्ञानंद और मुक्केबाजों निखत जरीन, इनको भी अर्जुन अवार्ड दिया गया है। यानी 25 लोगों को दिया गया है। इसमें 4-5 नाम मैंने ऐड किए हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। हमारे पूरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारा अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप देख लेते हैं वीडियो को लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, कभी कभी आप लाइक भी नहीं करते हैं, तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को आगे बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए। हम आपको एक प्रश्न के साथ छोड़े जाते हैं। प्रश्न है आपका, क्रिसिल रेटिंग एजेंसी के अनुसार वर्ष 2022 के लिए भारत की विकास दर क्या होगी। ठीक है, ऑप्शंस आपके दिए गए हैं 7.7%, 7.3%, 7% या 6.8%। जो भी आंसर आपको उचित लगता है आप कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।